चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सभी को क्लियर हो गया? क्या था या दोबारा समझाऊं? यस सर। ठीक है। फिफ्थ में कोई डाउट? फिफ्थ में, क्वेश्चन नंबर 5 में? नो सर। क्योंकि आपको पता है कि प्लेट्स का कॉमन एरिया लेना होता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में, हाँ जी बताओ, वो बताओ जिनको डाउट है, जिनसे ना हुआ वो 6। मैं एक ही मिनट का है, बता देता हूं। एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस आपको दी है अल्फा इंटू टी, वेरिएबल कैपेसिटेंस है, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। और इसको एक आइडियल बैटरी से कनेक्ट कर रखा है जो इसको वोल्टेज कितना प्रोवाइड कर रही है, V0। किसी भी टाइम पे जो चार्ज स्टोर होगा, Q और माइनस Q बराबर CV हमें बताता है कि Q बराबर होगा अल्फा टी इंटू V0, यानी कि Q बराबर आ गया अल्फा V0 इंटू टी। अच्छा जी, इसने पूछा क्या इस सवाल में? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? dq by dt डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट कर देंगे तो अल्फा V0 बाहर आ जाएगा और dt by dt 1। तो ये आपका आंसर है। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दरअसल करंट होता है, तो इसने हमसे करंट के बारे में पूछ रखा है। अब आप ये भी तो बताओ, कोई प्रॉब्लम थी भी कि नहीं थी? दोबारा कितने बच्चे जुड़ गए, दोबारा एक बार बताना इसमें देख के। 12 एक हटाओ, कोई नहीं, चलो ठीक है। 7th में बताइए। 7th, हाँ जी क्या कह रहे हो? ठीक है। 7th में बताओ, क्या समझ आ चुका है? 7वां हम कर चुके डिस्कस, बीच में कहीं स्लैब डाली कहीं कुछ डाला, तो मैंने वैक्यूम में दिखाया था कि फील्ड में सेम है। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब मैं आता हूं ये जो नीचे 3 क्वेश्चंस दिए हैं 46, 47, 48, इन पे आता हूं मैं। 46, 47 और 48। वैसे मुझे ये और बताओ, क्या स्क्रीन इस तरह से ज्यादा बेटर है या वैसे जैसे मैंने पढ़ा था वो ज्यादा बेटर तरीका है? इस तरह से ज्यादा बेटर है। तो फिर तो दिन में भी ऐसे कर लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर स्क्रीन ऐसे अच्छी आती है तो। देखिए 46 भाई, इसमें क्या होता है, मुझे नहीं दिख रहे होते आप, समझ रहे हो ना आप? ये बैक कैमरा चल रहा है, मुझे नहीं दिख रहे होते आप क्या चल रहा है क्या नहीं। इस तरह से एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू ए, भाई ये बताओ, ये तो मुझे लगता है हुआ ही नहीं। किसी बच्चे से हुआ आप में से 46? नहीं हुआ। नहीं हुआ। देखिए यस सर, यस सर, यस सर मतलब हो गया। ठीक है, नाम बताना, क्या नाम है आपका? सर चंचल। ठीक है चंचल, चलो बहुत अच्छी बात है, हो गया तो। देखते हैं अब, a capacitor of capacitance C charged to a potential difference V from a cell। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C, और इस पे ना V पोटेंशियल डिफरेंस लगा के और इसकी चार्जिंग कर दी। V पोटेंशियल डिफरेंस लगा के इसकी चार्जिंग कर दी। अच्छा चलो ठीक है, चार्जिंग कर दी तो कितना चार्ज आया होगा? Q और माइनस Q आया होगा। तो वो जो Q है, यस सर, उस Q की वैल्यू होगी CV। यानी कि जब आपने चार्जिंग करके हटा भी दिया, तो मैंने एक चीज आपको 2-3 बार मैं बता चुका हूं, बल्ब वाला एग्जांपल देके, जब आप डिस्कनेक्ट कर दोगे तो क्या कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा या चार्ज ही रहेगा? चार्ज रहेगा। चार्ज ही रहेगा, और ये खुद किसी बल्ब को ऑन कर सकता है। ये इसके पास चार्ज आ गया। अच्छा जी, अब ये सवाल कहता है कि अब मैंने एक एडिशनल चार्ज प्लस Q दे दिया, किसको? पॉजिटिव प्लेट को। हटाने के बाद ये कह रहा है कि इस पे एक एक्स्ट्रा चार्ज दे दो प्लस Q, तो ये Q प्लस CV हो गया और सामने माइनस CV। पोटेंशियल डिफरेंस बताने, तो क्या ये वही केस नहीं आ गया? डिफरेंट चार्ज अगर दिए हैं तो कैसे सोल्व करते थे हम, Q1 Q2 देने वाला केस? बताओ, क्या ये वही केस नहीं आ गया डिफरेंट चार्ज वाला, Q1 और Q2 वाला? कैसे? सबसे पहले निकालो चार्ज स्टोर्ड। अंदर क्या बोलते थे हम, X या Q? क्या बोलना है, कुछ भी बोल लो। मैंने माना कि अंदर X आ गया,
तो बाहर कितना बचेगा, Q प्लस CV माइनस X। अब बताओ, अब आप बताओ ये X कैसे निकालते थे हम, इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस प्लेट के अंदर, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो उसके लिए हमें पता है जितना चार्ज इधर उतना ही उधर, तो इधर कितना है Q प्लस CV माइनस X बराबर, बोलो भाई इक्वेशन बोलो, आप चुप ना रहे ऐसे, क्या बनेगी इक्वेशन, सर एक्स आ जाएगा CV प्लस Q/2। ना रुको एक मिनट, पहले ये इक्वेशन बना दे हम, ये X और माइनस CV। आप बताओ क्या ये क्लियर है क्या सभी को, ये इक्वेशन ठीक है। इस CV को इधर उठा लाओ तो Q प्लस 2CV और उधर गया 2X, तो यहां से आपका X जो चार्ज है वो आया अंदर Q/2 प्लस CV। एक बार बताओ क्या चार्ज स्टोर आ गया, मीटिंग कंटिन्यू स्टार्टेड, ठीक है। हाँ भाई चार्ज स्टोर आ गया है कि नहीं, Q/2 प्लस CV। यस सर। और फिर हम जानते हैं अगर चार्ज स्टोर ही आ चुका है तो जो वोल्टेज होती है, अब जो नई वोल्टेज होगी वो होगा चार्ज स्टोर्ड अपॉन C, चार्ज स्टोर्ड आपका X और X/C। तो X/C करोगे तो बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है, X/C करते ही फर्स्ट टर्म में तो आया Q/2C और सेकंड टर्म में C से C कटेगा तो प्लस V। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, यस सर। देखो क्या था तो आसान, मतलब यह है कॉन्सेप्ट नया नहीं लगा, कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा हुआ है वही लगा, लेकिन अब ये हमें लगाना पड़ेगा ना कि किस तरह से कॉन्सेप्ट यूज किया गया, ठीक है। यस। चलते हम आगे बढ़ते हैं। आपकी आजकल वो भी डाउट क्लास होती है जो अलग से स्टार्ट की गई है, शाम को होती है, वो शाम को होती है, उसमें 5 6 7 8 इतने बच्चे होते हैं उसमें। नहीं, फिजिक्स की किस दिन होती है और कितने बजे होती है, मंडे ट्यूसडे तो फिजिक्स। अच्छा मैं फिजिक्स का ही पूछ रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे कितने बजे, 5:30 से 6:30 7:30। अच्छा 7:30 मैक्स है। तो आपकी कौन खन्ना सर लेते हैं कि पहले डाउट खत्म होते ही खन्ना सर लेते हैं डाउट क्लास, हाँ डॉक्टर खन्ना हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 47 हो गया ना, नहीं भाई आज ही हमने जिक्र किया था ईएमएफ जैसी चीज का, यस सर। तो एक सेल का क्या ईएमएफ है, तो मतलब कितने वोल्ट का सेल है, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड सम इंटरनल रेजिस्टेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज। देखो ये कोई सेल है, इसका E और R ये सब है, मैंने आज एक चीज आपको बताई थी, अगर इसमें करंट फ्लो करता है, अगर इसमें करंट फ्लो करता है तो या तो E माइनस IR होगा या E प्लस IR होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताया था कि नहीं, बताया था आज। अगर करंट ऐसे आता है तो E माइनस IR होगा, अगर करंट ऐसे जाता है तो E प्लस IR होगा, है ना। और अगर करंट ही फ्लो ना करे तो, करंट ही फ्लो ना करे तो E। जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, जल्दी हो जाता है, जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, यहां चार्ज आके इकट्ठा हो गया और यहां से निकल लिया, एक बार कैपेसिटर चार्ज हो चुका है तो उसके बाद ये बीच में तो वायर जुड़ी ही नहीं है, ये तो कोई करंट है ही नहीं, तो जब तक कैपेसिटर पे चार्ज इकट्ठा होता होगा, एक बार कैपेसिटर चार्ज हो लिया फुल, तो उसके बाद कैपेसिटर को जब भी आप डायरेक्ट ऐसे बैटरी से लगाओगे तो स्टेडी स्टेट पे करंट कितना हो जाया करता है, स्टेडी 0, क्योंकि चार्जिंग होने के बाद रुक जाएगा करंट, करंट 0 है तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 0। अरे 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 अरे, या तो होना था E माइनस IR, या होना था कितना E प्लस IR, लेकिन करंट ही नहीं है स्टेडी स्टेट में, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बताओ, E होगा कि नहीं, समझ आया कि नहीं, बताओ भी बताओ, बताना सर। देखो सर अगर हाँ पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी होगा तो फिर चार्ज फ्लो होता रहेगा, ना ना ना, ये कौन कहता है, अगर जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर हो जाए
तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अगर उनका और इनके पोटेंशियल आपस में सेम हो रहे हैं तो अब चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये पॉइंट ए पोटेंशियल पे है और ये भी ए पे हो जाए, ये बी पे है और ये भी बी पे हो जाए, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस ए माइनस बी है, यहाँ भी ए माइनस बी। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी है वहां भी है, जितना यहाँ है उतना वहां है, लेकिन अब और चार्ज फ्लो नहीं करेगा। समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब बताओ जब करंट रुक गया है, चार्ज और नहीं जा रहा है, स्टेडी स्टेट बोलते हैं इसे, तो कितना, ना तो आई इसमें आना ना इसमें आना, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी कितना हो जाता है बताइए? समझ आ रहा है? ई। और मान लो कैपेसिटर के पास हो रहा है वी, सपोज कैपेसिटर के पास मैंने कहा वी, आप इसमें केवीएल लगा दो केवल इसमें, पहली एंट्री माइनस से क्या बनेगा? पहली एंट्री माइनस से तो ई माइनस ई प्लस ई, और दूसरी एंट्री प्लस से तो माइनस इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? ई। कैपेसिटर के पास पोटेंशियल डिफरेंस ई है, और आप ये भी बता सकते हो कि इस वक्त जो चार्ज आता है वो हो जाता है सी इंटू वी, और वी की जगह ई। तो मतलब हमें इस क्वेश्चन से एक रिजल्ट अपना याद रख लेना चाहिए कि जब एक कैपेसिटर एक डीसी बैटरी से जुड़ा होता है तो स्टेडी स्टेट में करंट कितना हो जाता है उस ब्रांच में? जीरो। याद रखना है रिजल्ट। जब एक कैपेसिटर किसी डीसी बैटरी से जुड़ा होगा तो स्टेडी स्टेट में जो करंट होगा वो जीरो हो जाएगा, तुरंत ही हो जाता है जीरो। ठीक है भाई, आगे ये थोड़ी दे रखा है स्टेडी स्टेट हो बताओ। ना ये नहीं दे रखा है। जब कुछ भी नहीं बोला जाएगा ना तो एक जो दूसरी स्टेट होती है उसे बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। यही चीजें हम सीख रहे हैं अब। ट्रांजिएंट स्टेट वो मिली सेकेंड का टाइम है, वो 0 to कुछ मिली सेकेंड का टाइम है जिस दौरान कैपेसिटर चार्ज होता है। 1 सेकेंड भी नहीं लगता, मिली सेकेंड टाइम लगता है। अगर कुछ नहीं बोला है किसी भी सवाल में तो आपको स्टेडी स्टेट ही लेनी होती है। भाई ये कनेक्शन करके दिया, आप मुझसे पूछ रहे हैं इतनी देर में होलेगा वो चार्ज। अगर वो ट्रांजिएंट स्टेट पूछना चाहेगा तो ये आरसी सर्किट जब टॉपिक आएगा रेजिस्टेंस वाला पार्ट होने के बाद उसमें हम पढ़ेंगे, और वहां अलग से दिया होगा कि ट्रांजिएंट स्टेट का जिक्र हो रहा है। कुछ नहीं बोला तो ये स्टेडी स्टेट है। ठीक है, ठीक है, बताओ चले आगे। ठीक है, ये आखिरी सवाल सीरीज में एक और बैटरी लगा दें। कहा क्या? इस बैटरी के साथ सीरीज में एक और बैटरी अटैच कर दे। हाँ, तो आगे बोलो। तो इस बैटरी का फिर ईएमएफ ई रहेगा। इसका तो ई जो है वो है, आपने एक और अटैच कर दी यहां पे, मान लो ये कह रहे हो ना आप, ये कह रहे हो। मान लो इसका E1 है, सपोज इसका E2 है। अब केवीएल लगाओ, क्या इक्वेशन बनेगी? अब लगाओ केवीएल, क्या इक्वेशन बनेगी? पहली एंट्री हाँ, तो अब आपका ये आ जाएगा कि नहीं, V बराबर E1 प्लस E2। माइनस से गए तो प्लस E1 प्लस E2, ये तो इसी तरह घूमना है हमें। ठीक है, चलो भैया बताओ और कुछ पूछना है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 48, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। भाई ये हो गया कि डिस्कस करूं? बताओ एक बार, कितने बच्चों को डाउट है इसमें 48 में? बता दो सर। ठीक है, ये तो है ना ट्राई, ऐसा तो नहीं है ना कि बस वैसे ही मुझसे ही करवा रहे हो सोल्व। देखो, एक मेटल शीट डाल दी जिसकी थिकनेस, पहली बात इसका कैपेसिटेंस है C, तो इन जनरल C होता है एप्सिलॉन A बाई D, और D आपका ये है। अब ये कहता है कि इसमें ना हमने एक मेटल शीट डाल दी जिसकी की थिकनेस हाफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, इसकी थिकनेस है D/2, ये है। अच्छा, मेटल ही शीट डाल दी तो K कितना होता है मेटल का? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। तो अब नई कैपेसिटेंस आपको बतानी है, तो भाई C इफेक्टिव हम लिखते थे, नई कैपेसिटेंस
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इफेक्टिव, ये लिखना सिखाया था क्या कभी? यस सर। तो जो डी इफेक्टिव होता है, पहले तो मैंने कहा था वैक्यूम की लेंथ ढूंढ लो। वैक्यूम की लेंथ कितनी है? ये डी, तो डी में से d/2 गया तो कितनी बची ये लेंथ? d/2। वैक्यूम की लेंथ तो d/2 प्लस जो मीडियम की लेंथ है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, T/इंफिनिटी। और इंफिनिटी कितना, T/इंफिनिटी कितना? 0। यानी कि ये d/2 आ गई। तो जब आप इसमें d/2 रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/2, और एप्सिलॉन नॉट a/d तो c है, तो ये कितना आ गया? 2c। बताओ ये 48 आया समझ? ठीक है, क्लियर है ना? एक एक सवाल अच्छे से किया करो यार, कम से कम पहले ट्राई करके रखो, होने के बाद उसे देखो कि क्या हुआ है। अब मैं जब ये डिस्कस करवा दूं तो एक 15-20 मिनट तो लगाना कि हम कैसे क्या चीजें डिस्कस की। तो आपके एमसीक्यूज हो गए इस सीपीपी के सारे एमसीक्यूज जो थे। नीचे, इसके नीचे मैंने एक वो लिखा था आपके लिए, फंडामेंटल्स ऑफ, मतलब रेस्निक एलिडे बुक से कुछ लाइनें लिखी थी, पढ़ी है ना आपने नीचे वाली? बताओ। यस सर। ये क्या दिया था? वो वहां पे बुक में लिखा हुआ था, तो मैंने वही आपको लिख के दे दिया कि कभी भी अगर कैपेसिटेंस निकालना हो, हमने पढ़ा भी है, पहले कोई चार्ज मानो, और इसने कहा है कि आप क्यू मान लो, मतलब एक पे क्यू मानो और एक पे माइनस क्यू। अगर मैं उसे Q1 Q2 मानूं तो क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू में कोई फर्क पड़ता है या सेम आता है? सेम आता है, लेकिन इन जनरल आप Q और माइनस क्यू माना कीजिए। उसके बाद ये कह रहा है बीच में E निकाल लो, फिर E से V निकाल लो, या आपको V कैसे भी लिखना है V निकाल लो, और फिर लास्ट में C निकाल लो Q/V से। ये जनरल प्लान है जो हम फॉलो करते आए हैं, वो मैंने आपको यहाँ लिख के दिया। अब हम आते हैं जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है उन पे। पहला सवाल लगभग इस तरह का हम डिस्कस कर चुके हैं ना? यस सर, जो आपने पहले 3 क्वेश्चन दिए थे ना उसमें भी था ये। अरे तो पहले 3 दिए वो सेम ही है, तीनों थे वो, क्या अलग थे इससे कोई? हाँ वही है, तीनों ही वो हैं। मुझे जहां तक याद है मैंने तीनों यही कट करके दिए थे आपको। देखो भाई, पहला सवाल आप देखिए, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। मैंने एक दिन शायद 7D का करवाया था आपको, 7D तक का है ना? यस सर। और ये 5D तक का है, ये 5D तक का है। ये सीबीएसई सैंपल पेपर जो सीबीएसई देती है बोर्ड एग्जाम से पहले, उसमें कभी आया था, बट एक अच्छा सवाल है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। ये है, तो ये पूछना चाह रहे हैं, इस पे चार्ज डेंसिटी दी है सिग्मा और इस पे चार्ज डेंसिटी दी है माइनस सिग्मा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कांस्टेंट K है और ये मेटल है, मेटल का तो इनफाइनाइट ही होगा। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। मुझे ये बताओ, इसमें केवल D पार्ट करवा दूं मैं? अरे ABC में करवा चुका ना वो 7D वाले में, ABC तीनों, है ना? मैं आता हूं खाली D पार्ट पे। D पार्ट आप सुनिए, उस D पार्ट के लिए मैं एक बार थोड़ा फील्ड का डिस्कशन कर दूं, फील्ड का, कि विद डिस्टेंस यहां पे x है 0। हाँ जी, आपको अगर फील्ड ध्यान हो, यहाँ पे वैक्यूम में हर जगह सेम फील्ड होता था और मैक्सिमम होता था। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो यही था, क्वेश्चन नंबर 7 यही था कि वैक्यूम में हर जगह फील्ड सेम होगा, ये होगा। मीडियम आया तो K टाइम्स कम होगा, मीडियम आया तो फील्ड K टाइम्स कम होगा, और जहां वैक्यूम आया ना, मेटल आ गया तो 0 होगा। तो ये जो आपका ग्राफ है ये ऐसा बनना था। हमें बताओ, फील्ड वाला ग्राफ आ गया समझ? ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा जो इन्होंने पूछा है, V का ग्राफ पूछा है, जो हमने उस दिन उस सवाल में डिस्कस नहीं किया था। और ये कहता है कि यूं मान लो कि नेगेटिव प्लेट की अर्थिंग कर रखी है, तो जिसकी अर्थिंग कर रखी होती है उसका पोटेंशियल कितना होता है? हाँ भाई,
अर्थिंग वाले का पोटेंशियल कितना होता है बताओ? 0. 0. 0. तो 5D पे तो पोटेंशियल 0 है। बाकी आप हर जगह जाओगे तो आप फील्ड के अपोजिट चल के आ रहे हो, तो पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा? फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, यानी कि यहां कहीं से पोटेंशियल कम होना स्टार्ट हुआ होगा और वो 0 तक जाना है ना? समझ आ गई ये बात? Yes. अब जो E अगर कांस्टेंट होता है तो पोटेंशियल एक यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज करता है। E अगर कांस्टेंट होता है तो पोटेंशियल एक यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज करता है। यहां और यहां तीनों जगह E सेम है, तो यहां और यहां स्लोप सेम होनी चाहिए, यानी कि तीसरी बार जब आए तो इसी स्लोप के साथ ये जाए, तीसरी बार इसी स्लोप के साथ जाए, और बीच में भी जब आए तो इसी स्लोप के साथ जाए। अच्छा, यहां ये क्या है? मेटल है। मेटल हम जानते हैं इक्विपोटेंशियल बॉडी होती है, यस सर। क्योंकि फील्ड 0 है। इसके बाद स्लोप यही रखनी है, इसके बाद फिर दोबारा से वही स्लोप रखनी है जो वहां है। यहां पे और यहां पे स्लोप सेम रहेगी, ठीक है? इन तीनों में जो स्लोप है वो आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन बीच में E कम हो गया। E कम होने की वजह से स्लोप थोड़ी सी कम हो जाएगी, E कम होने की वजह से स्लोप थोड़ी सी कम हो जाएगी, और फिर दोबारा से आपका ये वही बन जाएगा। आप बताओ, क्या V का ग्राफ कैसे जाना है, समझ आ गया है क्या? आ गया सर। सर यहाँ पे V की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हो बहुत आसानी से। भाई यहाँ पोटेंशियल कितना है? 0। ये जो फील्ड होता है ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, याद है आपको? दोनों की वजह से जुड़ के सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई 2। हाँ। तो ये भी आपका E सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो वेद वाले फॉर्मूले से आप निकालोगे तो पहली बार जो पोटेंशियल बढ़ेगा वो बढ़ेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D। आगे क्या बात समझ में? V बराबर ED लगाया, आ गया। फिर ये सेम ही है, अगली बार फिर इतना ही बढ़ेगा, फिर इतना ही बढ़ेगा, तो ये डबल हो जाएगा 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन। कर लोगे अब? यस सर। यहाँ पे थोड़ा अलग बढ़ेगा, निकाल के सम। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा अलग बढ़ेगा तो प्लस सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और इनटू D। और जब लास्ट में आप लिखोगे तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इनटू D। मैंने सारी वैल्यूज लिख दी। आप बताओ क्या ये समझ आ गया है क्या? यस सर। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ूं, ये क्वेश्चन हो गया हो तो। यस सर। ठीक है, किसी को नोट करना है तो मैं 2 मिनट के लिए रुक रहा हूं ताकि आप यहां से देख सकें कि क्या है क्या नहीं। तब तक मैं एक बार आपकी मैं तो उस पर देखने गया था पार्टिसिपेंट्स कितने, उसमें तो दिखाई नहीं रहा कुछ, स्क्रीन पे तो यही आ रहा है सब कुछ। 17 है टोटल, आपको हटा के 16। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आज कुल मिला के मैं मानूं तो पहले से ठीक है ना स्ट्रेंथ इस डिस्कशन क्लास में, पिछली बार के मुकाबले? यस सर। लेकिन अभी भी कम है, थोड़े 10 और बढ़ने चाहिए तब जाके बात बने, कुछ 5-10 तो और बढ़े। चलिए ठीक है, आपके 2 सवाल बचे हैं, उनको और हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 1। अब ये बड़े अच्छे सोचने लायक सवाल थे। पहले में कहता है कि बैटरी डिस्कनेक्ट करके आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली और दूसरी बार बैटरी कनेक्ट करके। मैं एक करवाऊंगा, एक आप करेंगे जो अगली क्लास में डिस्कस होगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। मैं एक करवाता हूं बैटरी डिस्कनेक्ट होने वाला, ताकि अगला आप खुद सोचें, तीसरा सवाल आप खुद सोचें। दूसरे में ये कहता है कि एक कैपेसिटर था, एक कोई भी कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस है C। आपने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया और उसको चार्ज कर दिया, उसको आपने चार्ज कर दिया और उस पर चार्ज आ गया Q एंड माइनस Q। उसके बाद बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, उसके बाद आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या अब कोई और चार्ज आने का सोर्स बचा है कि नहीं इसके पास? मैं बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी डालूं तो क्या कहीं से कोई और चार्ज आ सकता है क्या? नहीं। तो आप एक चीज दिमाग में रखें, अगर कैपेसिटर की बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद आप कुछ भी करें, उस पर चार्ज जो है ना, अगर आप दोनों प्लेट्स को आपस में कंडक्टिंग वायर से ना मिला रहे हो,
बीच में से कोई नॉन कंडक्टर डालें उस पर चार्ज कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगले सवाल के लिए एक बात सुने आप, अगर आपने बैटरी कनेक्ट करते हुए कुछ किया है तो चार्ज आ सकता है। चार्ज का सोर्स तो बैटरी है, बैटरी तो कभी भी चार्ज दे सकती है। समझ गए हो? समझ गए हो? यानी कि अगर Yes, आपने बैटरी डिस्कनेक्ट की तो एक चीज कांस्टेंट रहेगी, चार्ज ऑन द प्लेट। बैटरी कनेक्ट की तो एक चीज कांस्टेंट रहेगी, क्या? वोल्टेज। कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। हमने देखा कि एक बैटरी तो ई वोल्टेज दे देती है, ईएमएफ जितनी वोल्टेज दे देती है, उसे कोई मतलब नहीं कि भाई क्या होगा क्या नहीं। स्टेडी स्टेट पे वो ई वोल्टेज दे देगी। समझ में आया ना ये? तो आप इस तरह से अपनी शुरुआत करो। एक पार्ट अभी कर रहे हैं, एक आप करोगे कि दूसरा जब आप सवाल करो तीसरा, तो उसमें तो आप क्या चीज कांस्टेंट रखोगे बताओ बैटरी कनेक्टेड होने के बाद? वोल्टेज। और इसमें चार्ज। अब देखिए ये लिखता है व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर के बीच में मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहा हूं, इसके बाद मैं इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालूंगा, तो व्हाट हैपेंस टू कैपेसिटेंस, वोल्टेज ना, कैपेसिटेंस, चार्ज, वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार चीजें पूछी। एक बार मैं पहले लिख लूं उनकी वैल्यू। बैटरी लगाने से, सॉरी, वो डालने से पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी? एप्सिलॉन ए बाई डी। चार्ज की वैल्यू थी, अगर ये E, R इस तरह की बैटरी है तो चार्ज की वैल्यू अभी हमने देखी थी C इंटू ई, देखा था ना ये। वोल्टेज की वैल्यू भी हम जानते हैं E थी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर Q चार्ज है, अगर Q और माइनस Q चार्ज है तो एक की वजह से होता है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन, दूसरे की वजह से भी उसी डायरेक्शन में Q अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो टोटल Q अपॉन A एप्सिलॉन। बताओ भाई समझ आया क्या? हाँ जी। ये तो है बिफोर इंसर्टिंग द बैटरी, ये वैल्यूज हैं। अब आफ्टर इंसर्टिंग, सॉरी, बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक। अब देखो मान लो मैंने इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिट कर दी जाए, बिल्कुल ही फिट कर दिए, लगा लो, ये टच नहीं हुए हैं बिकॉज ये नॉन कंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक मतलब नॉन कंडक्टर, तो ऐसा नहीं कि चार्ज फ्लो कर जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमने फिट कर दिया इसमें। सबसे पहली बात कैपेसिटेंस पे बताओ क्या फर्क पड़ेगा। इन चारों चीजों पे हम देख रहे हैं क्या क्या होने वाला है। हाँ जी बताओ भाई, कैपेसिटेंस, अब नया कैपेसिटेंस क्या होगा? C डैश बोलूं तो क्या हमने पढ़ा था कि पैरेलल प्लेट में पूरे में अगर K डाल देते हो तो K एप्सिलॉन A बाई डी हो जाता है। K एप्सिलॉन A बाई डी पढ़ा है ना ये, है ना? Yes, एंड sir. सिंस K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, वैक्यूम के लिए 1 है, बाकी सबके लिए 1 से बड़ा, यानी कि ये जो C डैश है ये तो C से क्या हो गया? बड़ा हो गया। बड़ा। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में पूछता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर। क्या ये डालने के बाद, हालांकि कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब है इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, ये और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। क्या सोर्स है क्या मेरे पास? कहीं से चार्ज आ सकता है क्या? नो सर। तो अगर ये डिस्कनेक्टेड स्टेट में हो तो Q डैश बराबर Q रहेगा, यानी कि चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। ठीक है। तीसरा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वोल्टेज कम हो जाएगी। हाँ, इसको हम देखें तो हमारा फॉर्मूला लगाए हम Q बाई सी, Q डैश बाई सी डैश। Q डैश तो वही है Q, और C डैश जो है वो K टाइम्स बढ़ गया है, K टाइम्स। Q बाई सी पुरानी V है, Q बाई सी को मैं E लिख सकता हूं। समझ गए हो ना अब आप? यस सर। और क्योंकि K 1 से बड़ा है सो दिस इज लेस देन, दिस इंप्लाइज V डैश इज लेस देन V। हाँ जी भाई बताओ, तीनों बातें आई यहां तक समझ में? यस सर। चौथी बात इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। अब देखते हैं नया फील्ड क्या होगा। E डैश डिक्रीज हो जाएगी, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, Q बाई K A एप्सिलॉन। याद है ना ये चीज? तो हमें अगर इस तरह से करेंगे तो K टाइम्स डिक्रीज हो गया, यानी कि E बाई K, इट मींस E डैश इज लेस देन E। अभी बताओ कि आपके पास सारे जवाब आ गए हैं क्या इस सवाल के? हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ आया?
यस सर। और अगर बैटरी लगाते हैं तो बस वोल्टेज सेम रहेगी, बाकी हाँ। सारी चीज यही वाली है। ना ना ना, फिर तो मुझे लगता है अभी कर ही लेना चाहिए। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं, एक बार नोट कर लो अगर नहीं हुआ है तो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिखते तो हो ना कुछ चीजें, नोट्स वोट्स बनाते हो ना इनके भी? ठीक है यस सर। ठीक है, अब नोट कीजिए, फिर मैं तीसरे पे आता हूँ, आज का आखिरी काम। हाँ तो हो गया? दो चार्जर होते हैं ना, क्या दो चार्जर होते हैं, चार्जर किस चीज का? वो इस सर नॉर्मल चार्जर होता है फोन वगैरह का। फोन का? अच्छा हाँ सर वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, देखो क्या होता है कि हमारी उनमें डीसी बैटरी लगी होती है फोन में, ठीक है? यस सर। तो उनको डीसी चाहिए चार्ज होने के लिए। आप उस चार्जर का छोड़ो, कोई भी चार्जर हो, आपके घर में इन्वर्टर लगा है ना, इन्वर्टर के साथ एक रेक्टिफायर भी होता है उसमें, इन्वर्टर के साथ एक रेक्टिफायर भी होता है, और वो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। वो कब काम आता है? इन्वर्टर हमारे काम तब आता है जब बाहर से पावर सप्लाई कट हो, तो हमारे घर को सप्लाई कौन दे रहा है? सर इन्वर्टर के अंदर होता है सुनो, हमारे घर को सप्लाई कौन देता है? वो बैटरी, डीसी बैटरी जो रखी रहती है, लेकिन वो डीसी देती है, और हमारे घर को आदत है किस चीज की? बाहर से क्या मिलता रहता है उसे? एसी। तो चलो आपने कुछ डिस्कशन स्टार्ट किया है, बता देता हूँ। फोन को डीसी करंट चाहिए होता है? फोन में बैटरी नहीं लगी होती है, बताओ? फोन में बैटरी उसको डीसी चाहिए। वो बैटरी डीसी बैटरी होती है, डीसी, वो चार्ज भी डीसी से ही होगी, ठीक है? अब सुनो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनिए इधर। ये आपकी एक डीसी बैटरी है, हमारे घर को सप्लाई बैटरी देती है, ना कि इन्वर्टर। इन्वर्टर तो छोटा सा डिब्बा है यार जिसके साथ रखा है। ये डीसी ऐसा है कि इसको चार्ज होने के लिए भी डीसी चाहिए, और ये हमें देगा भी क्या, बाहर भी क्या देगा? ये डीसी देगा। लेकिन आपके घर का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो पूरा किस पे बेस्ड है? एसी पे। क्या होता है देखिए, पहले तो ये बताओ, यहाँ तक बोर्ड विजिबल है ना इस साइड? मुझे नहीं दिख रहा कैमरा यहाँ से? यस सर विजिबल है। सुनो, ये पावर हाउस से सप्लाई आ रही है, पावर हाउस से आपके घर में एसी आ रहा है, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसी का एक पार्ट इसमें जा रहा है। वो एसी डीसी कैसे बनता है? घर में एक छोटा सा डिब्बा रखा होता है जिसको आप इन्वर्टर बोलते हैं। यस सर। वो इन्वर्टर कम रेक्टिफायर, दोनों चीजें होती है। पहली चीज उसके अंदर है रेक्टिफायर, वो काम तब आता है जब बैटरी चार्ज हो रही होगी। बैटरी को चार्ज होने के लिए किस चीज की जरूरत है? डीसी की। और ये आ क्या रहा है? एसी को डीसी में जो पार्ट कन्वर्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। मान लो पावर सप्लाई कट होगी, पावर सप्लाई कट, ये काम खत्म। अब भी हमारा पंखा चल रहा है, तो अब कौन सप्लाई दे रहा है? डीसी बैटरी। लेकिन घर की सारी फिटिंग को आदत है एसी की, तो यहां बीच में क्या है इसके अंदर? इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट। तो दरअसल वो खाली इन्वर्टर नहीं होता, वो रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर दोनों काम होते हैं उसमें। जब बैटरी चार्ज होगी तो रेक्टिफायर काम कर रहा होता है, जब लाइट गई तो उसका इन्वर्टर काम कर रहा होता है। समझ आ गया ना? ठीक है, तो चलो मैं एक बार जाते जाते क्या सोलर सेल से भी डीसी आता है? हाँ बिल्कुल, ये जो सेल होते हैं डीसी दे रहे होते हैं हमें। सोलर सेल ये हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ सोलर सेल एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। आपका जो एनसीईआरटी पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर उसमें सोलर सेल एक टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ना होगा, एक पूरा सिलेबस में है वो चीजें, तो वहां हम पढ़ रहे होंगे उन चीजों को, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को। और वो डीसी
ही देते हैं हम। हाँ जी, अब आप बोलिए। बैटरी लो का मैसेज आ गया आपके फोन में। इससे अरे यार 20% बच गई। रुको, बैटरी लो तो सर अब जो सेल होते, रिमोट के सेल होते हैं, घड़ी के सेल होते हैं, जो इनमें लिखा होता है AA या AAA, इनका मतलब क्या होता है? नहीं पता मुझे एक्चुअली, पता नहीं, वो कई चीजें लिखी होंगी। AA AAA का तो क्या मतलब है? अगर VA लिखा होता है, AA AAA नहीं, VA लिखा होता है, VA का मतलब होता है वोल्ट एम्पियर। ठीक है, कई जगह लिखा होता है, जैसे चार्ज I/T होता है, ये हम करंट वाले चैप्टर और में जाएंगे। MEH मतलब क्या होता है? MEH हाँ, क्या होता है? इसका मुझे बता रहा हूँ, तो ये सब लिखा क्यों होता है? बता रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ। अगर AH लिखा उसका मतलब है एम्पियर आर। एम्पियर आर का क्या मतलब है सुनिए। सपोज किसी पे लिखा है 1 एम्पियर आर, ठीक है, इसका मतलब अगर आप उस सेल से 1 एम्पियर का करंट लेंगे तो वो केवल कितनी देर चलेगा? 1 घंटे। 1 आवर। 2 एम्पियर का करंट लेंगे तो आधे घंटे चलेगा। हाफ एम्पियर का करंट लेंगे तो 2 घंटे चलेगा। ये उसकी लाइफ को बताता है, कितनी देर वो बिना डिस्चार्ज हुए उसकी लाइफ है। ठीक है सर, और सर 6000 MEH है तो उसका मतलब क्या है? 6000 मेगा 6000 बैटरी। अरे 6000 होती कितना ही हो। MAH का मतलब सुनो, M एक प्रीफिक्स है मेगा, और एम्पियर आर मैंने अभी बताया, मेगा का मतलब होता है 10⁶। इतना नहीं होगा, स्मॉल एम होगा। छोटा एम होता है, मिली होगा। अरे वो स्मॉल एम होगा भाई, इतना थोड़ी होगा, स्मॉल एम होगा, मिली होगा वो 10⁻³ ठीक है। मतलब 6 एम्पीयर करंट 1 घंटे चलेगा। हाँ, अगर 6000 मिली एम्पियर है तो 6 एम्पियर करंट, अगर आप 6 एम्पियर करंट ले रहे हो उससे लगातार तो 1 घंटे में डिस्चार्ज होगा। 3 एम्पियर करंट ले रहे हो तो 2 घंटे में डिस्चार्ज होगा। ये लाइफ है सेल की, और ये पार्ट भी आएगा अगले चैप्टर में, वहां हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, लेकिन फिर भी ठीक है। बैटरी चार्ज होने 6000 बैटरी चार्ज एम्पियर होगी के मोबाइल और 6 एम्पियर से तो वो कितने घंटे में डिस्चार्ज है? मतलब कितना करंट लिया फिर उसने? एक बार दोबारा बोलो, 2 सवाल मिक्स होके आ रहे थे, अब आप बोलिए। हाँ, क्या कह रहे हो? सर ये जो 6000 बैटरी मोबाइल की, हाँ। आप बता रहे हो कि 3000 लगी तो 2 घंटे में वो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो इतना कितने वो इतनी देर चलेगी? देखिए क्या होता है कि जैसे ये बैटरी है, ये कोई भी बैटरी है, ठीक है, अगर उसकी लाइफ आपको बता रखी है सपोज 6 एम्पियर आर, ये उसकी लाइफ है, तो हमने अभी देखा कि जब वो फुल्ली चार्ज है तो आप 6 एम्पियर का करंट लोगे तो 1 घंटे में डिस्चार्ज होगी। इसका ये भी मतलब है जब वो फुल्ली डिस्चार्ज है तो अगर आप 6 एम्पियर का करंट उसको प्रोवाइड करोगे तो वो कितने घंटे में चार्ज हो जाएगी? 1 घंटे में। 1 घंटे में। 3 एम्पियर का करंट प्रोवाइड करोगे तो 2 घंटे में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लाइफ ऑफ ए बैटरी। क्लियर है ना ये चीज? मैं एक बार अब चलूं तो बताओ, इस पे चलूं क्या, इस वाले पार्ट? सर ये फोन की बैटरी में दिखाते हैं कि 6000 mAh 3000 mAh सीधा 3 AH। हाँ तो भाई थोड़ा सा ऐसा है कि हमारे घर में या जो नॉर्मल से जो चार्जर वार्जर होते हैं उनमें कहीं एम्पियर का करंट नहीं चलता, उनमें मिली एम्पियर का करंट चल रहा होता है, कुछ इस तरह का चलता होता है, समझ गए हो? देखिए ये जो मिली एम्पियर में ही देते हैं, मिली एम्पियर में ही वो दे रहे होते हैं, असल में वो मिली एम्पियर में दे रहे होते हैं, तो मिली एम्पियर के ही करंट वरंट छोटे डिवाइसेस में फ्लो करते हैं। एम्पियर का करंट तो हमें मार भी सकता है, इतना खतरनाक होता है एम्पियर का करंट। चलो मैं आगे बढ़ूं, क्या बताओ ये? अच्छा ये बताओ, ये बात आ गई आप समझ में, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, एसी डीसी, ये स्क्रीन ब्रॉडकास्टिंग has stopped due to your stopped screen sharing। चलिए मैं आज की क्लास को यहाँ ऑफ करता हूँ, शायद समय हो गया है, क्या हुआ है, हम दूसरा पार्ट इसका कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।